उसको कोई रोकने वाला ना हो, तो सबसे पहले कंट्रीज ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं, जो कि डेवलप कंट्रीज हैं, जो भी बड़ी मिलिट्री फोर्सेज हैं, वो ये करती हैं कि वो सबसे पहले डिफेंसेस को तबाह करती हैं। अब ईरान के मामले में अगर मैं बात करता हूँ, ईरान की और इसराइल की जो जंग है उसमें क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले इसराइल ने ये किया, इसराइल ने सबसे पहले ये किया कि इसराइल ने सबसे पहले ईरान के जो 4 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम थे, ईरान के पास 4 दे हैव ओनली 4। सबसे पहले इसराइल के फाइटर जेट्स ने इन 4 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, जो कि तेहरान ने लिए थे 4-5 या 10 साल पहले, किससे, रशिया से, जो हर साल वो अपग्रेड करता था। सबसे पहले इसराइल ने अपने F-35 फाइटर जेट्स की मदद से F-35 फाइटर जेट्स की मदद से उनको तबाह किया। दैट्स व्हाट इट इज। ओके, जब सबसे पहले जब ये फारिग हो गए, इनको ऑल आउट तबाह कर दिया, अब इसराइल के पास खुला चांस था कि वो कहीं भी जाके, वो यहाँ भी अटैक कर सकता था आराम से, वो तेहरान में भी अटैक कर सकता था, वो ईरान की डीप इनसाइड ईरान जाके कहीं भी वो अटैक कर सकता था, जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो मैंने आपको भी मैप दिखाया ना, इन सारी न्यूक्लियर साइट्स, और इवन तेहरान का भी जो डिफेंस सिस्टम थे S-300, वो फारिग हो चुके थे। इसराइल के पास एयर सुपरियॉरिटी थी, उसने हर जगह पे जाके चुन चुन के हमले किए और बासानी अपने टारगेट्स को उड़ाया और टारगेट्स को तबाह किया। अब बात को जरा गौर से समझिएगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। मैं अगली बात आपको बता रहा हूं। अगली बात यह है कि जब भी आपके पास एयर सुपरियॉरिटी आ जाती है अपने एनिमी के अगेंस्ट, सबसे पहले कोई भी कंट्री जो है उसकी ये कोशिश होती है कि वो एयर डिफेंसेस को तबाह करे, ताकि जब एयर डिफेंसेस होंगे नहीं तो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आप तो वर्नेबल है ना। मिसाल के तौर पे मुझे कोई मारने आ रहा है कोई, मैं अकेला हूं, मेरे पास मैं निहत्ता हूं ना, मैंने कोई जूडो कराटे की एक्सरसाइज की है, ना मेरे पास कोई छुरी है। अब मैं वर्नेबल हूं, मुझे कहीं भी मारा जा सकता है। अगर 3-4 लोग हैं और मैं अकेला हूं तो मुझे कहीं भी मेरी पिटाई हो सकती है, मेरे कपड़े फाड़े जा सकते हैं, मेरी ठीक ठाक मैं ह्यूमिलेट हो सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी कोई डिफेंस नहीं है ना मेरे पास जूडो कराटे की एक्सरसाइज है, ना मुझे मार्शल आर्ट आता है। अगर मुझे इसमें से कुछ आता हो तो मैं अपने आप को डिफेंस कर सकता हूं, और अगले आदमी को भी पता होगा कि अगर मैं अटैक करूंगा तो मुझे भी पेन हो सकती है। बट इस मामले में ईरान के पास 4 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम थे, 4, जो ईरान ने लिए थे रशिया से। वो इसराइल ने गालिबन पहले 1-2 दिन में उनको उड़ा दिया, पहले 1-2 दिन में फारिग कर दिया। गालिबन 12 या 13 जून को इसराइल ने उनको फारिग करके तबाह कर दिया। और अगले 10 दिन, फ्रॉम 13 जून टू 24 जून, मतलब 13 जून से 24 जून की रात तक, मतलब 10-11 दिन अगले, ईरान के ऊपर एयर सुपरियॉरिटी कायम की इसराइल ने, जैसे वो पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर एयर सुपरियॉरिटी अपनी कायम करता है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये इसराइल ने किया, अगर हम मिलिट्री टर्म्स की बात करते हैं। अब मोर इंपॉर्टेंटली, अब ये सारी इस्फहान, नतांज और फोर्डो के ऊपर अटैक्स होना शुरू हुए, तो ईरान को एक बात समझ आ गई। ईरान ने एक लेसन लिया, क्योंकि मैं जब भी कोई जंग होती है तो मैं बहुत सारे खास तौर पे जो मिलिट्री आर्टिकल्स हैं वो मैं पढ़ता हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि अब ईरान की, आप किसी और कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या होती है जब उसकी ये चीज़ें फारिग हो जाती हैं। तो जब इन हमलों के बाद मैंने ईरान की नई मिलिट्री डॉक्ट्राइन को पढ़ा, समझा, अंडरस्टैंड किया, तो मैं एक नतीजे पर पहुंचा कि ईरान को यह बात पता चल चुकी है कि ईरान के ऊपर भी इसराइल बासानी एयर सुपरियॉरिटी रख सकता है, और इसराइल ने रखी, इसमें कोई शक नहीं। इसराइल ने 10-11 दिन, 13 जून से लेकर गालिबन 23 जून की रात या 24 जून की सुबह तक एयर सुपरियॉरिटी कायम रखी, जब तक ट्रंप साहब ने गुस्से का इजहार नहीं किया। अब बात यह है, जब ये सारा मामला हुआ, नतांज, इस्फहान, फोर्डो तबाह हुई, तो ईरान की स्टैब्लिशमेंट, अली खामनाई साहब और जो प्राइम मिनिस्टर हैं मसूद पेजेश्कियान साहब, ये सब बैठे। इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा, एक हाई लेवल मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ईरान में। इन्होंने एक बात की कि देखिए, हम इतने अरसे तक ये सोचते थे कि हम पे इसराइल कभी हमला नहीं करेगा। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं, आपको मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूं, इसको बड़े गौर से समझिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा, सवालात भी कर सकते हैं आप। हियर वी गो अगेन। यस, ओके। अब ईरान के अंदर एक मेंटालिटी थी, ईरान के अंदर एक शुरू से मेंटालिटी ये थी, ईरान ये सोचता था, आज तकरीबन 12 जून 2024 से पहले ईरान ये सोचता था, 12 जून 2025 से पहले, 12 जून 2025 से पहले, यानी तकरीबन 3 महीने पहले तक ईरान ये सोचता था कि इसराइल अपनी एयर फोर्स की मदद से कभी भी इतना दूर आके रिस्क नहीं लेगा। ईरान क्या सोचता था? ईरान ये सोचता था कि इसराइल कभी भी अपने F-35 फाइटर जेट जो है वो कभी भी नहीं उड़ाएगा, और ये रिस्क नहीं लेगा कि वो सीरिया की एयर स्पेस से होते हुए, इराक की एयर स्पेस से होते हुए यहाँ पे अटैक करेगा, या जॉर्डन की एयर स्पेस से होते हुए, सऊदी अरब की एयर स्पेस से होते हुए नीचे से पर्शिया से अटैक करेगा, पर्शियन गल्फ से। ये नहीं सोचा था कभी भी ईरान ने, क्योंकि आज तक कभी भी इसराइल ने ऐसा कोई कदम नहीं लिया।
79 में रेवोल्यूशन आई है अली खामनाई साहब, आयतुल्लाह खामनाई साहब की इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में 79 में आई है, आपको पता है, वी ऑल नो दैट। 79 के से लेकर 2025 12 जून 2025 तक कभी भी ईरान ने ये नहीं सोचा था कि इसराइल जो है वो अपने फाइटर जेट्स या अपना कोई भी मिसाइल या इस तरह के कोई मामलात करेगा ईरान के ऊपर। ईरान ने कभी ये चीज सोची नहीं थी। बट 7 अक्टूबर हो गया, 1200 यहूदी मारे गए, जूइश मारे गए, वी ऑल कंडेम कि क्या हुआ। इसराइल ने सीरिया को भी नहीं छोड़ा, लबनान को भी नहीं छोड़ा, इवन अब तो वो कतर में भी उसने अटैक कर दिया, वो किसी को नहीं छोड़ा। ईरान कैन नॉट इमेजिन, जो मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ ईरान की तरफ से, लिटरेचर हम पढ़ते हैं, उनके मिलिट्री एनालिस्ट को सुनते हैं, समझते हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसराइल इतना बड़ा स्टेप ले लेगा, न्यूक्लियर साइट्स को वो अटैक कर लेगा। बिकॉज ईरान के अंदर ये आज भी ये सोच थी ईरान के अंदर 12 जून से पहले कि जितना मर्जी एग्रेसिव हो जाए इसराइल, जितने मर्जी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स इसराइल के पास आ जाए, हमेशा अमेरिका जो है, हमेशा अमेरिका विल ट्राई टू रीस्ट्रेन ईरान दैट यू आर नॉट गोइंग टू अटैक ऑन ईरान। मतलब हमेशा अमेरिका रीस्ट्रेन करेगा तेल अवीव को, नेतन्याहू साहब को, कि आपने कभी भी ईरान को अटैक नहीं करना। यहां पे चूक हो गई ईरान से, और दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर दे मेक। और उन्होंने वो तैयारी नहीं की जब ईरान की और इसराइल की जंग हुई। पहली बात तो ये कि ईरान तैयारी कर भी नहीं सकता उस तरह, बिकॉज ईरान के पास जो डिफेंसेस हैं वो इतने तगड़े नहीं है, बिकॉज ईरान को ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं। और आपको पता है जब किसी मुल्क पे सैंक्शंस लगी हों, पाबंदियां लगी हों, तो वो इतना आसानी से असला ना खरीद सकता है ना वो बना सकता है, क्योंकि असला बनाने के लिए भी तो आपको इंपोर्ट्स कुछ पार्टिकल्स चाहिए होते हैं ना। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि 12 जून के बाद ये सारा जो खाता खुला है, तो ईरान की जब जितनी मिलिट्री और ये अली खामनाई साहब ये सारे बैठे हैं साथ, तो उन्होंने एक चीज सोची है कि हम तो वर्नेबल हैं, इसराइल कभी भी हमारे कंट्री में आके अटैक कर सकता है, बासानी एयर सुपीरियरिटी भी ले सकता है, उसके बाद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, हम तो उसको पकड़ भी नहीं सकते। हमारे जो S-300 जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो तो बहुत पुराने हैं ना। देखिए S-300 के बाद अगला वर्जन आया S-400, अब तो S-500 भी आ गया ना, मतलब 2-3 साल में वो भी प्रॉपर्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो S-300 तो एक पुरानी चीज है। यहां पर हम बात करें F-35 वर्सेस S-300, कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर F-35 यहां पर है तो S-300 यहां पे है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसराइल ने बासानी पहले जो है ईरान के S-300 को फारिग किया, और फिर आगे जाके उसने पूरी 10-12 दिन एयर सुपीरियरिटी हासिल की। और गालिबन ईरान ये बात समझ गया है उसके बाद कि दे नीड अ प्रॉपर एयर फोर्स एंड दे नीड अ प्रॉपर डिफेंसेस, और वो प्रॉपर डिफेंसेस होने चाहिए, वो फुदू डिफेंसेस नहीं होने चाहिए। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि बिल्कुल फारिग डिफेंसेस नहीं होने चाहिए कि कल को जब भी इसराइल या कोई कंट्री अटैक कर ले तो वो बासानी ईरान को ह्यूमिलेट कर ले। क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी गलत कंसेप्शन है कि ईरान ने इसराइल को नुकसान पहुंचाया। मैं मानता हूं, वी ऑल नो कि ईरान ने इसराइल को नुकसान पहुंचाया, लेकिन व्हेन वी कंपेयर दैट वॉर, ईरान की अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री ये कह रही है कि ईरान के तकरीबन 650 लोग मारे गए। ये ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल इससे ज्यादा होगा डेफिनेटली। ईरान की अपनी मिनिस्ट्री ये कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, के ईरान के तकरीबन 650 लोग मारे गए हैं। ये ऑफिशियल डाटा है ईरान का। जबकि इसराइल का जो ऑफिशियल डाटा है, इवन अनऑफिशियल भी आया है, उसके मुताबिक सिर्फ 30 या 40 लोग मारे गए इसराइल के। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। 300-400% ज्यादा लोग या 600% ज्यादा लोग ईरान के मारे गए हैं। और फिर ईरान को सबसे बड़ा ये नुकसान ये हुआ कि उसके एयर डिफेंसेस भी फारिग हो गए हैं। उसकी एयरफोर्स तो पहले ही नहीं थी इतनी स्ट्रॉन्ग। और दूसरी बात ये कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, इस्फहान, नतांज और फोर्डो, दे ऑल आर डिस्ट्रॉयड। उनकी भी ऐसी की तैसी हो गई। अब वो बनाएंगे, रीबिल्ड करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, बट फिलहाल सिचुएशन ये है। गालिबन इस जंग के बाद ईरान ने असेस किया है अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को, और अब ईरान ने क्या फैसला किया है, क्योंकि हमने मूविंग फॉरवर्ड भी करना है इस वीडियो को ना। ईरान ने इसके बाद क्या फैसला किया वो मैं आपको बताता हूं। आप लोग प्लीज कमेंट्स भी कर लेना और अपने सवालात करते रहना। वीडियो के आखिर में मैं आपके सवालात की जवाब जरूर दूंगा। हियर वी गो अगेन। अब बात को सुनिएगा गौर से। अब बात इस टाइम ये है कि ईरान इस टाइम कुछ फाइटर जेट्स, 4 जनरेशन फाइटर जेट्स और 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स रशिया से ले चुका है। ये हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे रशिया के और चाइना के सोर्सेज अभी तक इस पे कमेंट नहीं कर रहे, बट वी ऑल नो दैट, क्योंकि हमारे पास जिन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है दे बीइंग वेरी वेरी क्रेडिबल। सो अकॉर्डिंग टू दीज सोर्सेज हमारे पास नंबर तो नहीं आए कि कितने फाइटर जेट्स लिए हैं ईरान ने, लेकिन हमें यह पता है कि ईरान ने कुछ फाइटर जेट्स लिए हैं। अब बात को सुनिएगा। According to a lot of verified and authentic sources, Russians MiG-29 fighter jets have been arrived in Iran as part of a short-term plan to booster its air force, with more advanced Sukhoi-35 aircraft to follow gradually. अब थोड़ी बात सुनिएगा।
ईरान ने रशिया से गालिबन ये रिक्वेस्ट की थी जब ये सारा मामला हुआ। ईरान को ये समझ आया कि वो कैपेबिलिटी उसके पास अभी फिलहाल नहीं है। अगर दोबारा खुदा ना खासा ईरान पर हमला किया इसराइल ने, जो वो कर सकता है, तो कैसे बचाएगा ईरान अपने आप को। तो जब ये असेसमेंट हुई सारी, तो उसके बाद ईरान ने ये फैसला किया कि वो रशिया से रिक्वेस्ट करेगा और रशिया से कुछ फाइटर जेट्स लेने की बात करेगा। अब इंटरेस्टिंगली अभी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि जो ईरान ने ये फाइटर जेट्स लिए रशिया को, क्या ईरान ने पैसे दिए हैं। व्हाट आई पर्सनली थिंक इज दैट कि या तो ईरान ने ये फाइटर जेट्स लीज पे लिए हैं, या तो रशिया ने ईरान को ये फाइटर जेट्स दिए हैं कि ठीक है आप कुछ टाइम इसको यूज कर लें, जब मामला ठीक हो तो आप या पैसे दे दीजिएगा या अब ये हम वापस ले लेंगे। इट इज अ शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज ईरान इस टाइम रशिया को ड्रोन्स दे रहा है, जो ड्रोन्स रशिया यूज कर रहा है यूक्रेन रशिया वॉर में। कल फिर रशिया ने एक और अटैक किया यूक्रेन पे, आपको पता होगा रात को कीव पे अटैक हुआ है। तो वो ड्रोन सारे कामाकाजी ड्रोन्स हैं, जो कि कौन बना रहा है इस टाइम रशिया के अंदर? ईरान बना रहा है। तो फिर बदले में ईरान कह रहा है कि आप हमें पैसे भी दीजिए और हमें आप प्लीज हमें हमारी फाइटिंग फोर्स को भी बढ़ाएं। तो गालिबन कुछ फाइटर जेट्स, अब नंबर हमारे पास नहीं है, वी डोंट नो। आई पर्सनली थिंक अगर नंबर हुआ भी तो 20 से 25 फाइटर जेट्स तो होने चाहिए एटलीस्ट। शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म तो ये होता है कि कम से कम एक स्क्वाड्रन तो 24-25 जहाज़ों का एक या 1.5 स्क्वाड्रन तो होना चाहिए। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात ये कि ईरान के पास रशिया के 2 तरह के फाइटर जेट्स आएंगे। मैं अभी आपको इनकी कैपेबिलिटीज भी बताता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। एक फाइटर जेट जो है वो ईरान